हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी के प्रश्न बैंक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हमने कक्षा 10वीं हिंदी के काव्य खंड के सारे एक एक नंबर के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। काव्य खंड के सारे एक एक नंबर के प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के गद्य खंड के सारे एक एक नंबर के प्रश्न आज हम कर लेंगे। गद्य खंड के एक एक नंबर के प्रश्न और इसी प्रकार बाकी विषय की भी हम पूरी तैयारी कर लेंगे, जिससे कि हमें बोर्ड एग्जाम में 100% अंक आए। यह हमारा टारगेट है और इसी के अनुसार हमें तैयारी करनी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, बोर्ड एग्जाम के 100% तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी प्रश्न बैंक में गद्य खंड के प्रश्न। तो गद्य खंड के प्रश्नों की शुरुआत के पहले हम यह भी देख लेते हैं कि गद्य खंड में से कितने नंबर के कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पे दे रखा है क्षितिज भाग 2 काव्य खंड, क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड की बात यहाँ हो रही है। तो गद्य खंड की विधाओं का परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर कुल 16 अंक है गद्य खंड पे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ मतलब एक एक नंबर के प्रश्न जिनकी हम तैयारी करेंगे वो 6 अंक के आएंगे। इसके बाद दो अंक के 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। तो शुरू करते हैं। गद्य खंड के एक एक नंबर के सारे प्रश्न हम अभी कर लेंगे। तो इसमें जो प्रश्न नंबर पहला दे रखा है, गद्य का प्रारंभिक रूप था। गद्य का प्रारंभिक रूप था। तो गद्य का प्रारंभिक रूप कैसा था? तो इसका आंसर आएगा बोलचाल का रूप। गद्य का प्रारंभिक रूप था बोलचाल का रूप। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गद्य की विधा नहीं है। तो इनमें से कौन सी गद्य की विधा नहीं है? तो यहाँ पे दे रखा है महाकाव्य, कहानी, नाटक और एकांकी। तो इसमें आंसर आएगा महाकाव्य गद्य की विधा नहीं है, क्योंकि ये काव्य है, जबकि कहानी, नाटक और एकांकी गद्य की विधाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट है। तो उपन्यास सम्राट कौन है? तो इसका आंसर आएगा प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है। ये हमें सबको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह कथन, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, उक्त कथन है। तो यह कथन किसका, यह हमें बताना है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, उक्त कथन है। तो इसका आंसर भी है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। नेताजी का चश्मा, जो कि आपके गद्य खंड का पाठ पहला ही है और हिंदी का क्षितिज भाग 2 का पाठ 10 है कि नेताजी का चश्मा। और इस कहानी का मूल भाव क्या है? तो इसका आंसर होगा देशभक्ति की भावना, इसका मूल भाव है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति थी संगमरमर की, काले पत्थर की, मिट्टी की या मोम की। तो इसका आंसर आएगा संगमरमर की। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। अगला है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, किसके द्वारा लगवाई गई थी? हमें बताना है। वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसका आंसर आएगा नगर पालिका द्वारा। नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भगत जी पद गाते थे। तो अब यह जो प्रश्न है बाल गोविंद भगत पाठ का है। भगत जी पद गाते थे, किसके पद गाते थे? तो हमें पता है वह कबीर के पद गाते थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, किस पर प्रहार करता है? तो इसका आंसर है कुरीतियों पर प्रहार करता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो इसका आंसर आएगा कबीरदास को। कबीरदास को वे साहब मानते थे। अगला प्रश्न है, सच्चे साधु की पहचान होती है पहनावे से, भाषा से, ईश्वर भक्ति से या उसके विचारों से। तो इसका आंसर आएगा उसके विचारों से। सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे,
क्या बचाते थे वे? खंजड़ी बचाते थे, खंजड़ी बचाते थे। तो अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के ने एमए किया, कहाँ से किया था उन्होंने? इलाहाबाद से, भोपाल से, बनारस से या कलकत्ता से? इसका आंसर आएगा इलाहाबाद से, उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया था। तो ये सारे जो प्रश्न है आपके गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं ये सारे इम्पोर्टेंट है। आप इनको 1 या 2 बार पढ़ लोगे या वीडियो देख लोगे तो आपको ये याद रहेंगे और एग्जाम में आप इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, किसे देखना चाहते थे? हिंदी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे? उनके किस गुण से प्रभावित थे? तो इसका आंसर आएगा इन सभी गुणों से, इन सभी गुणों से प्रभावित थे। उनके गुण थे दयालुता, मानवता और सरलता। तो यह जो प्रश्न है फादर कामिल बुल्के वाले, यह मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से लिए गए हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे, तो उनके अभिन्न मित्र थे डॉक्टर रघुवंश। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के का निधन हुआ, तो फादर बुल्के का निधन हुआ था 73 वर्ष की उम्र में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो यह जो प्रश्न है एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है जो कि आत्मकथा का अंश है मन्नू भंडारी का। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो इसका आंसर आएगा आंदोलनकारी, क्योंकि वो आंदोलन में भाग ले रही थी इसलिए उनकी प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रोब देखकर अनुभव किया, कैसा अनुभव किया था? उन्होंने गर्व का अनुभव किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम था? तो मन्नू भंडारी को जो पसंद आया था उस उपन्यास का नाम था सुनीता, सुनीता। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ हमें रिक्त स्थान भरने हैं, तो हमें इन प्रश्नों को इस तरह से पढ़ना है, इनको समझ के पढ़ना है ताकि यदि ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हम वह सही करें। तो इसमें पहला है, जीवनी लिखी जाती है स्वयं द्वारा या महापुरुष की? तो जीवनी हमेशा महापुरुष की लिखी जाती है, स्वयं द्वारा जो लिखी जाती है वह आत्मकथा होती है, तो यहाँ आएगा महापुरुष। दूसरा, आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन होता है? तो स्वयं के जीवन का, आत्मकथा में स्वयं के जीवन का वर्णन होता है। इसके बाद अगला है, प्रेमचंद है कवि या कथाकार? तो इसमें आएगा कथाकार, प्रेमचंद कथाकार है। अगला है, एकांकी में अंक होता है 1 या 2? तो यहाँ आएगा 1, एकांकी में 1 अंक होता है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अगला जो प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा बदलता था, कौन बदलता था? हवलदार साहब या कैप्टन? तो इसमें आंसर आएगा कैप्टन। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा कैप्टन बदलता था, कैप्टन का नाम यही दे रखा था, कैप्टन चश्मे वाला। इसके बाद अगला है, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगवा दी, क्या लगवा दी गई थी? प्रतिमा। 7वां है, नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी, खादी या फौजी? तो इसका आंसर आएगा फौजी, नेताजी की मूर्ति फौजी कपड़ों में थी। अगला प्रश्न है, कस्बे से गुजरते समय पान खाते थे, कौन पान खाते थे? हवलदार साहब। अगला है, चलो दिल्ली का नारा ने दिया, नेताजी ने या कैप्टन ने? तो इसका आंसर आएगा नेताजी ने दिया था। अगला है, बाल गोविंद भगत कद के गोरे चिट्टे आदमी थे? तो इसका आंसर होगा बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। इसके बाद हम 11वां देखते हैं, बाल गोविंद भगत में का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था, प्रेम साधना का या संगीत साधना का? तो इसका आंसर आएगा प्रेम साधना का, प्रेम साधना का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के हुई, उन्हीं के अनुरूप हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव में उतर पड़ा, कहाँ पर उतर पड़ा था? खेतों में, खेतों में उतर पड़ा था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, फादर बुल्के की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए? तो इसका आंसर आएगा इंजीनियरिंग, फादर बुल्के इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को के रूप में देखने की थी? तो इसमें आएगा राष्ट्रभाषा, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, फादर की उपस्थिति के वृक्ष की छाया जैसी लगती है? तो यहाँ आएगा देवदारू,
फादर की उपस्थिति देवदारू के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे 17 नंबर का। फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय जाने की शर्त रखी थी, तो इसका आंसर है भारत जाने की। फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय भारत जाने की शर्त रखी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम था, तो मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम था सुशीला। इसके बाद अगला है मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। अगला प्रश्न है महानगरी जीवन है आत्मीयताहीन या आत्मीयतापूर्ण, तो महानगरी जीवन है आत्मीयताहीन। इसके बाद अगला जो प्रश्न है मन्नू भंडारी का जन्म में हुआ, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। अगला है पुराने जमाने में के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, तो यहाँ आएगा स्त्रियों के लिए। तो यह जो प्रश्न है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्रश्न है पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। इसके बाद अगला जो 23 नंबर का रिक्त स्थान है वह कालिदास भाषा के कवि हैं, तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा के कवि हैं। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, द्विवेदी युग के या शुक्ल युग के, तो यहाँ आएगा द्विवेदी युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक है। इसके बाद अगला है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सर्वप्रथम में प्रकाशित हुआ, तो कहाँ प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम यह, तो यह हुआ था 1914 में सरस्वती में, 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था, 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था, यह आंसर आएगा इसका। इसके बाद अगला है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी। इसके बाद अगला है आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार, आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार असंस्कृति है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो हमें यहाँ सही जोड़ी बनानी है। यहाँ पे अखंड में दे रखा महावीर प्रसाद द्विवेदी, रिपोर्टा जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मेरी असफलताएं। खंड ब में है सरस्वती, बाबू गुलाब राय, शुक्ल युग, एक घुट और फ्रेंच शब्द। तो अब हम इनकी जोड़ी बना देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन करा था इन्होंने, इसलिए इनकी जोड़ी इससे बनेगी। रिपोर्टाज फ्रेंच शब्द है। जयशंकर प्रसाद ने एक घुट एकांकी लिखा था, जो कि हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के प्रवर्तक है और मेरी असफलताएं जो रचना है बाबू गुलाब राय की है, तो इस प्रकार इनकी जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगली जोड़ी हम देखेंगे। अगली जोड़ी में है खंड अ में है नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और संस्कृति। खंड ब में दे रखा मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल गोविंद भगत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और भदंत आनंद कौशल्यायन। तो अब इनकी जोड़ी बना देते हैं। नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखी हुई कहानी है यह। इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी का लिखी हुई रचना है बाल गोविंद भगत। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और संस्कृति जो रचना है वो भदंत आनंद कौशल्यायन की है और एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की रचना है। इस प्रकार ये जोड़ी बनेगी। यहाँ पर रचना और उनके लेखक का नाम मिलाना है हमें। इसके बाद जो अगली जो जोड़ी है उसमें दे रखा है नेताजी का चश्मा, एक कहानी यह भी, बाल गोविंद भगत, संस्कृति, मानवीय करुणा की दिव्य चमक और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। और यहाँ पे खंड ब में है रेखाचित्र, कहानी, आत्मकथा का अंश, संस्मरण, निबंध और लेख। तो इसमें हम जोड़ी बना देते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी है, एक कहानी यह भी आत्मकथा का अंश है, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र है, संस्कृति निबंध है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण है और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन यह एक लेख है। तो इस प्रकार इनकी जोड़ी बनेगी। इसके बाद हम अगली जोड़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेखक के नाम और उनके सन दे रखे हैं जन्म के। तो यहाँ दे रखे स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी और भदंत आनंद कौशल्यायन। तो इनकी जोड़ी जो बनेगी, तो सबसे पहले जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश
सन 1947। इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी का आएगा सन 1899। इसके बाद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तो सन 1927। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी तो सन 1864। इसके बाद जो मन्नू भंडारी है तो इनका आ जाएगा, मन्नू भंडारी का है सन 1931 और भदंत आनंद कौशल्या इनका आ जाएगा सन 1905। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए तो इसमें सबसे पहला है कहानी क्या है। कहानी क्या है तो इसमें आएगा कहानी एक लघु रचना है। कहानी एक लघु रचना है। एक लघु रचना है जिसमें जीवन के एक पक्ष का, जीवन के किसी एक पक्ष का सरस वर्णन होता है। सरस वर्णन या चित्रण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आएगा कहानी एक लघु रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का सरस वर्णन होता है। इसके बाद अगला है एकांकी में कितने अंक होते हैं तो इसका आंसर आएगा एकांकी में 1 अंक होता है। इसके बाद अगला है निबंध की परिभाषा लिखिए तो इसका आंसर आएगा निबंध एक सीमित आकार के भीतर, एक सीमित आकार के भीतर बंधी हुई रचना है। बंधी हुई रचना है। तो इस प्रकार हम इसकी छोटी सी परिभाषा लिख देंगे 1 अंक वाले आंसर में। इसके बाद अगला है संस्मरण का क्या अर्थ है। संस्मरण का क्या अर्थ है तो संस्मरण का अर्थ है, संस्मरण का अर्थ है भली भांति स्मरण करना। ठीक है, संस्मरण का अर्थ है भली भांति स्मरण करना। इसके बाद अगला जो प्रश्न है गद्य की 4 विधाएं लिखे तो कोई सी भी 4 विधाएं लिख सकते हैं आप। तो हम यहाँ लिख देंगे निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी। ठीक है, एकांकी। तो इस प्रकार हमने गद्य की 4 विधाएं लिख दी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगाया। तो उस पर किसका बना चश्मा लगाया था, सरकंडे का। सरकंडे का बना चश्मा लगाया। ठीक है, सरकंडे का बना चश्मा लगाया था। इसके बाद है अगला स्वयं प्रकाश ने कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तो इसका आंसर आएगा 13 जो है कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद अगला है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। कस्बे से कौन गुजरता था कंपनी के काम के सिलसिले में तो यहाँ पे आएगा आंसर हालदार साहब। हालदार साहब गुजरते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। लगभग 2 फुट ऊंची थी। लगभग 2 फुट ऊंची थी है आंसर आएगा इसका। इसके बाद अगला है वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। पागल कथन किसका है तो यह कथन किसका था, यह कथन था पान वाले का। पान वाले का कथन था। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ तो इसका आंसर आएगा बेनीपुर गांव। बेनीपुर गांव बिहार में। बेनीपुर गांव में हुआ था जो कि बिहार राज्य में है। इसके बाद अगला प्रश्न है पूर्व की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं पूर्वाई। पूर्व की ओर बहने वाली हवा को कहते हैं पूर्वाई। इसके बाद अगला प्रश्न है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे। गीत गा रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ। तो फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था। रेम्स
चैपल शहर, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगला है फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा। तो फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, जो कि इस पाठ का नाम भी है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है दीनमान पत्रिका का उपसंपादन किसने किया। दीनमान पत्रिका का उपसंपादन किया था, तो इसका आंसर आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। दीनमान पत्रिका का उपसंपादन किसने किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। इसके बाद अगला है फादर बुल्के को किस कब्रगाह में दफनाया गया। फादर बुल्के को किस कब्रगाह में दफनाया गया, तो इसका आंसर आएगा निकलसन, निकलसन कब्रगाह में, निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया था उन्हें। इसके बाद अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था। मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था, तो उनका स्वभाव था धैर्यवान, धैर्यवान और सहनशील, धैर्यवान और सहनशील स्वभाव की थी मन्नू भंडारी। इसके बाद अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने करवाया, तो इसका आंसर आएगा उनकी हिंदी की प्राध्यापिका ने, उनकी हिंदी की प्राध्यापिका ने उनका साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था। तो मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की इसलिए हो गया था क्योंकि लोगों के विश्वासघात के कारण, लोगों के विश्वासघात के कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था। इसके बाद अगला है मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ था। तो मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव के साथ हुआ था, राजेंद्र यादव के साथ, जो खुद भी एक लेखक थे, उनके साथ हुआ था। इसके बाद मन्नू भंडारी का रंग कैसा था, तो इसका आंसर आएगा उनका रंग काला था। अगला है प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा कौन सी थी, तो इसका आंसर आएगा प्राकृत, उनकी बोलचाल की भाषा थी प्राकृत। इसके बाद अगला है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है आनंद कानन, आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है, आनंद कानन। इसके बाद अगला है हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं। हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं, तो इसका आंसर आएगा ईश्वर की, हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव संस्कृति किस प्रकार की है। तो मानव संस्कृति किस प्रकार की, तो यहाँ आंसर आएगा मानव संस्कृति अविभाज्य है, मानव संस्कृति अविभाज्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग किया। तो इसका आंसर आएगा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने अपना सर्वस्व त्याग किया। तो इस प्रकार यहाँ पे यह एक शब्द में उत्तर देने वाले या एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों के आंसर थे। अब हम करेंगे सत्य असत्य लिखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान होते हैं। हम यदि इन प्रश्नों को एक या दो बार पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेंगे, और हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके अनुसार अब हमें पढ़ना ही है। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होगी। बोर्ड ने पहले ही यह कह रखा है कि एग्ज़ाम तो होगी, चाहे अभी या फिर देर से, तो यह भी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि एग्ज़ाम कब होगी। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो यह असत्य है। इसके बाद उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो यह सत्य है। इसके बाद गद्य का अर्थ होता बोलना या कहना, यह भी सत्य है। इसके बाद अगला जो है नाटक में एक अंक होता है, तो यह असत्य है क्योंकि एकांकी में एक अंक होता है। अगला है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती, यह सत्य है। अगला है नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी, असत्य है क्योंकि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। अगला है मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा था, यह असत्य है। कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, यह सत्य है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, यह सत्य है। बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, यह भी सत्य है। बाल गोविंद भगत माह में प्रभाती गाना
शुरू करते थे, तो यहाँ महा का नाम नहीं लिखा है, वो प्रभाती गाते थे, यह सत्य है। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था, तो यह भी सत्य है। भादों की अधरत्या में भगत गीत न गाते थे, तो यह असत्य, क्योंकि वह गीत गाते थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, यह असत्य, क्योंकि उनका एक ही बेटा था। अगला है फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी, यह सत्य है। अगला है फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई, यह असत्य है। फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था, यह असत्य है। फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही, यह सत्य, उनकी कर्मभूमि भारत थी। अगला है परिमल एक साहित्यिक संस्था है, यह सत्य है। इसके बाद मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, यह भी सत्य है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, असत्य, क्योंकि वो रसोई को भटियार खाना कहते थे। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है, तो यहाँ पर यह सत्य है। इसके बाद मन्नू भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, यह भी सत्य है। डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, यह असत्य है। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, यह सत्य है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था, यह सत्य है। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, यह असत्य है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है और उन्हीं के नाम पर उस युग का नाम द्विवेदी युग भी रखा गया है। इसके बाद अगला देखते हैं हम। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, यह असत्य, क्योंकि वह व्याख्यान दे पाती थी। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, तो यहाँ पर यह सत्य है, सभ्यता संस्कृति का परिणाम होता है। अगला है आँख के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही, तो यह भी सत्य है। तो इस प्रकार हमने गद्य खंड के सारे 1-1 नंबर वाले प्रश्न कर लिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान है। आप आसानी से इनको 1 या 2 बार पढ़ लोगे या वीडियो देख लोगे तो आपको ये याद रहेंगे। तो इसके बाद के जो गद्य खंड के 2-2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर है, उसका अलग से वीडियो बनेगा और जल्द ही आने वाला है वीडियो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।